हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सितंबर 2014 वाले पेपर में पूछे गए थे। कल की वीडियो में फरवरी 2014 वाले प्रश्नों को हल किया था। आज सितंबर 2014 वाले पेपर में जो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न थे उनको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? पहला विकल्प लिखा है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र। दूसरा विकल्प लिखा है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। तीसरा विकल्प है गंगा तथा यमुना दोआब। और चौथा विकल्प है दक्कन तथा कोंकण। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान एंड किरथर हिल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? Which of the following areas was known as मगध in the ancient period? पहला विकल्प है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। दूसरा है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र। तीसरा विकल्प है गंगा का उत्तरी क्षेत्र। और चौथा विकल्प है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, साउथ ऑफ गंगा। अगला प्रश्न है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे रहते थे। पहला विकल्प है दक्षिण भारत। दूसरा है उत्तर भारत। तीसरा है पश्चिम भारत। और चौथा है उत्तर पश्चिम। तो भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। चौथा विकल्प इसमें सही है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी। पहला विकल्प है प्राकृत। दूसरा विकल्प है संस्कृत। तीसरा विकल्प है ब्राह्मी। और चौथा विकल्प है सौर सैनी। तो ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत में हुई थी। दूसरा विकल्प इसमें सही है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? यानी जो कारण नहीं था वो बताना है। पहला विकल्प लिखा है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। दूसरा है उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। तीसरा विकल्प है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना। और चौथा है जल संसाधन की खोज के लिए। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है? पहला विकल्प है पुरापाषाण काल। दूसरा है महापाषाण युग। तीसरा है मध्य पाषाण युग। और चौथा है नवपाषाण युग। तो मानव इतिहास में सबसे लंबा जो युग है वह है पुरापाषाण युग। पहला विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, में प्राचीन चित्रकला मिलती है? पहला विकल्प है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दूसरा विकल्प है
तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है, तो इसमें चौथा विकल्प सही है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? पहला विकल्प है राखीगढ़ी, दूसरा विकल्प है सोत का कोब, तीसरा विकल्प है गंभेरी वाला और चौथा विकल्प है चिरांद। तो इसमें हड़प्पा का जो स्थल नहीं है तो चौथा विकल्प सही है चिरांद। अगला प्रश्न है पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है। पहला विकल्प है जन, दूसरा विकल्प है राष्ट्र, तीसरा विकल्प है राजन और चौथा विकल्प है दस्यु। तो पुरु, यदु और भरत का उल्लेख वेदों में जन की तरीके से है, पहला विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है सफ़ी तथा हनफी है। पहला विकल्प है इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, दूसरा है सऊदी अरब में स्थान, तीसरा है न्याय के इस्लामी सिद्धांत और चौथा है दो इस्लामी शासन। तो सफ़ी तथा हनफी क्या है ये बताना है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है न्याय के, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था। पहला विकल्प है चोल राजा, दूसरा है प्रतिहार प्रधान, तीसरा है राष्ट्रकूट प्रधान और चौथा है पल्लव प्रधान। तो दांती दुर्ग जो था जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह राष्ट्रकूट प्रधान था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी। पहला विकल्प है अल बिरूनी, दूसरा विकल्प है बदायूनी, तीसरा विकल्प है मिनहाज ए सिराज और चौथा विकल्प है जियाउद्दीन बरनी। तो रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी, ये लिखा है मिनहाज ए सिराज ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसने मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? पहला विकल्प है सिकंदर लोदी, दूसरा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा विकल्प है बलबन और चौथा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? पहला विकल्प है जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा है स्थायी बंदोबस्त, तीसरा है रैयतवारी बंदोबस्त और चौथा है महलवारी बंदोबस्त। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है महलवारी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? पहला विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। दूसरा विकल्प है कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। तीसरा विकल्प है अनेक विदेशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी और चौथा विकल्प है युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है कि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीयों के उद्योग का विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा
मरुस्थल का एक उदाहरण है? पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा विकल्प है सुंदरवन, तीसरा विकल्प है कांकड़ और चौथा विकल्प है पश्चिमी घाट। तो मरुस्थल का उदाहरण पूछा गया है, पहला विकल्प सही होगा लद्दाख। यह एक ठंडा रेगिस्तान है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसकी कच्ची समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। दूसरा विकल्प है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसकी कच्ची समतल से 23.5 अंश का कोण बनाती है। तीसरा विकल्प है, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्ची समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। और चौथा विकल्प है, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्ची समतल से 23.5 अंश का कोण बनाती है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है कि पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्ची समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त वृत्त है। पहला विकल्प है वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। दूसरा है वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है। तीसरा है विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। और चौथा है एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो प्रदीप्त वृत्त क्या है? वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। तो इसमें दिशाएं पूछी गई हैं। तो ए क्या दर्शाता है ये पूछा गया है। तो दिशाएं ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ए पूछा गया है तो क्या होगा, पश्चिम। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। पहला विकल्प है हिंद महासागर, दूसरा विकल्प है अरब सागर, तीसरा विकल्प है बंगाल की खाड़ी और चौथा विकल्प है दक्षिण चीन सागर। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट है। पहला विकल्प है एक जनजाति, दूसरा है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तीसरा है एक परंपरागत नृत्य और चौथा है एक उष्णकटिबंधीय पसंद। तो ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह में स्थित है। पहला विकल्प है गंगा सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है हुगली नदी और चौथा है भागीरथी नदी। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, रिवर हुगली। अगला प्रश्न है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? पहला विकल्प है यूरोप, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है दक्षिण अमेरिका, चौथा है अफ्रीका। तो सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं। पहला विकल्प है बौद्ध विहार, दूसरा है बकरी की प्रजाति, तीसरा है सौल की किस्म और चौथा है बौद्ध भिक्षु।
तो लद्दाख में पाए जाने वाले कंपास जो हैं वह बौद्ध विहार है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, चित्र प्रस्तुत करता है। चित्र क्या प्रस्तुत कर रहा है ये बताना है। पहला विकल्प है पर्वतीय वर्षा, दूसरा है संवहनी वर्षा, तीसरा है चक्रवाती वर्षा और चौथा है पूर्व मानसून वर्षा। तो चित्र प्रदर्शित कर रहा है चक्रवाती वर्षा को। साइक्लोनिक रेनफॉल तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। पहला विकल्प है पेट्रोलियम, दूसरा विकल्प है ऊर्जा, तीसरा विकल्प है यातायात और चौथा विकल्प है इस्पात। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, इस्पात, स्टील। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक खेती में पहला विकल्प है फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा है फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, तीसरा है प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और चौथा है भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक कीटनाशकों का। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला विकल्प है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का भंडार बनाए रखती है, दूसरा विकल्प है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है, तीसरा है सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है और चौथा है खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। पहला विकल्प है सीएनजी, दूसरा है पीएनजी, तीसरा है एलपीजी और चौथा है केजी6। तो पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन सीएनजी है, पहला विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। पहला विकल्प है वर्षा मापने के लिए, दूसरा है तापमान को मापने के लिए, तीसरा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए और चौथा विकल्प है समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए। पहला विकल्प है गोवा, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु और चौथा विकल्प है केरल। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही। क्लास 6 की जो पॉलिटी की किताब है उसमें ये बताया गया है कि ईसा के जो शिष्य थे सेंट थॉमस वे केरल में आए, चौथा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, जुलू क्या है। पहला विकल्प है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु और चौथा है दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो जुलू क्या है, जुलू है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। कौन कौन से हैं, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
अगला प्रश्न है सन अगला प्रश्न है संघवाद से तात्पर्य है। पहला विकल्प है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। दूसरा विकल्प है देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। तीसरा विकल्प है केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और चौथा विकल्प है न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। अगला प्रश्न है एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यदि कोई राजनेता यह तय कर दे कि उसके राज्य में दूसरे कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा विकल्प सही है, राइट टू फ्रीडम। अगला प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं। पहला विकल्प है 225 सदस्य, दूसरा है 235 सदस्य, तीसरा विकल्प है 245 सदस्य और चौथा विकल्प है 260 सदस्य। तो राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि। पहला विकल्प है इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, दूसरा है इसे न्यायपालिका पर नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, तीसरा है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है और चौथा है संसद में सभी शक्तियाँ निहित हैं। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। पहला विकल्प है अधिनियम बनाना, दूसरा है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, तीसरा है प्रधानमंत्री को चुनना और चौथा है राष्ट्रपति का चुनाव करना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। अगला प्रश्न है मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है। पहला विकल्प है विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, दूसरा है जाति पूर्वाग्रह जाति और पक्षपात में कमी आई है, तीसरा है अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं और चौथा विकल्प है निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है ये बताना है। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। पुअर चिल्ड्रन आर गेटिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन, चौथा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न लिखा है चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं। तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीनों में मजदूरों को नियमित रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही होगा 5 माह, 5 months। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं कहा जाता है। पहला विकल्प है स्व आकलन, दूसरा है समाज मिति तकनीकी, तीसरा है केस अध्ययन और चौथा है मनोमिति तकनीकी। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है समाज मिति
तकनीकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? पहला विकल्प है अभिसारी, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है मनन और चौथा है निगमन। तो सृजनात्मक का अनिवार्य गुण पूछा गया है, दूसरा विकल्प सही होगा उत्पादक, जनरेटिव। अगला प्रश्न है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? पहला विकल्प है न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरों के प्रति तर्कों का विश्लेषण। दूसरा है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण। तीसरा विकल्प है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे। और चौथा है विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना का विश्लेषण। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? पहला है नाटक, दूसरा है कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, तीसरा है केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारता और चौथा है शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है नाटक, ड्रामा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। और चौथा है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र पर बल देता है। पहला विकल्प है खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा है सतत आकलन, तीसरा है परीक्षा निष्पादन और चौथा है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है सतत आकलन। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? पहला विकल्प है गौड़ द्वितीयक आंकड़े, दूसरा है वर्णनात्मक आंकड़े, तीसरा है क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े और चौथा है प्राथमिक आंकड़े। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है प्राथमिक आंकड़े। अगला प्रश्न है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। पहला विकल्प है विश्लेषण, दूसरा है प्रतिपादन, तीसरा है निगमन और चौथा है मस्तिष्क आलोड़न। तो अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया विश्लेषण कही जाती है। पहला विकल्प इसमें सही है एनालिसिस। अगला प्रश्न है एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? पहला विकल्प है प्रवाह सचित्र, दूसरा है दंड आरेख, तीसरा है आवृत्ति बहुभुज और चौथा है वेन आरेख। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है आवृत्ति बहुभुज। अगला प्रश्न है समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस प्रकार परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? पहला विकल्प है संज्ञानात्मक, दूसरा है संवेगात्मक, तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है रचनावादी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है रचनावादी।
अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? पहला विकल्प है, बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय उनकी लिख गए हैं। दूसरा विकल्प है, उदार भाव से ग्रेड देना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। और चौथा है, गृह कार्य देना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। सबसे प्रभावी शिक्षण पद्धति पूछी गई है तो शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। अगला प्रश्न है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को। पहला विकल्प है, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा है, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा है, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। और चौथा है, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और इनका प्रतिनिधित्व करना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और इनका प्रतिनिधित्व करना। अगला प्रश्न है, समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? पहला विकल्प है, व्याख्यान देना। दूसरा है, परियोजना देना। तीसरा है, गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। और चौथा है, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अध्ययन को बढ़ावा देता है? पहला विकल्प है, परियोजना कार्य। दूसरा है, समूह चर्चा। तीसरा है, किताब पढ़ना। और चौथा है, निबंध लिखना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला विकल्प है, शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना। दूसरा है, अकेले कार्य करने के लिए जोर देना। तीसरा है, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। और चौथा है, शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। फीलिंग फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। पहला विकल्प है, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। दूसरा है, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा है, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है, शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? पहला विकल्प है, शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण। दूसरा है, ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका का निर्वाह कर रहे हों। तीसरा है, छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना। और चौथा है, एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो सूक्ष्म शिक्षण संकेत करता है एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। चौथा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह, पहला विकल्प है, पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है। दूसरा है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। तीसरा है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। और चौथा है, शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? पहला विकल्प है मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, दूसरा है शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तीसरा है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि और चौथा है स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? पहला विकल्प है शिक्षार्थी को अलग करना, दूसरा है प्रकार्यात्मक बुद्धि, तीसरा है परीक्षा में अंक लाने पर बल देना और चौथा है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, प्रकार्यात्मक बुद्धि। तो आज की वीडियो में सितंबर 2014 वाले पेपर को सॉल्व किया है। सीटेट के 60 प्रश्न थे और 60 प्रश्नों को इसमें हल किया है। क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है उसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन लिए जाते हैं, इसलिए इन पेपरों को हल करना बहुत आवश्यक है। यदि आपको इन प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको ये PDF मिल जाएंगी। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें नेक्स्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। SST के जितने भी प्रश्न हैं उसमें उनको हल करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।